मेरा नाम सिमरन है। यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक राज छुपा हुआ है। इस राज को जानने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम सिमरन है। मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं। मेरी सास का व्यवहार शादी के पहले दिन ही बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी एक हरकत थी जो मुझे बहुत खटकती थी। मेरी सास का नाम विनम्रता था। वो एक बहुत अच्छी और खाते पीते परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे ससुर का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो मिजाज के बहुत ही गर्म थे। उनके आते ही सारे घर वाले सहम जाते थे। मेरी सास भी उनसे बहुत डरती थी। उनके सामने कोई नहीं बोलता था और मेरी सास तो उनसे थोड़ा दबकर ही रहती थी। मेरे पति अपने पिता के साथ काम करते थे। मेरे पति अपने माँ बाप के आहत लाडले और इकलौते बेटे थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे और इस घर के वारिस भी। मेरी सास के अंदर कुछ अजीब सी बातें मुझे नज़र आती थी। वह बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। वैसे तो वह बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से मुझे उनसे थोड़ी डर लगता। उनके पास एक पुल यानी जमाने का संदूक था, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डाले रखती थी। शादी के अगले दिन से ही मैं सब कुछ देखती आ रही थी। मेरी सास हर रोज़ मुझसे अपने कपड़े धुलवाती और फिर बगैर सुखाए अपनी अलमारी में ही रख देती। मुझे उनकी इस हरकत पर बहुत हैरानी होती। आखिर ऐसा क्यों करती है? मैंने एक दिन तंग आकर अपने पति से उनकी शिकायत कर दी। उनकी माँ की हरकतों के बारे में बताया तो वह मुझे झगड़ने लगे। कहने लगे, बदतमीज औरत, फिजूल का इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरी माँ पर तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग औरत पर इल्ज़ाम लगाते हुए। मैं उनकी बात सुनकर बहुत ही दुखी हो गई थी। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाने लग गए। माँ जी के रोज़ कपड़े धुलवाने की आदत से मैं बहुत तंग आ गई थी। एक दिन मैंने माँ जी से बातों बातों में पूछा, माँ जी मैं बहुत थक जाती हूँ, कपड़े धोने के बाद क्या मैं किचन का काम संभालूँ? कपड़े अब धो लिया करो। लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया। पता नहीं माँ जी ऐसा क्यों करती है। एक दिन मैं माँ जी के कमरे में खाना देने जा रही थी। मैं उनके कमरे के दरवाजे तक ही पहुँची थी कि मुझे कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो मुझे माँ जी और संदूक बंद करती हुई दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गई, आखिर संदूक में ऐसा क्या है जो माँ जी संदूक को हमेशा छुपाए रखती है और चाबी भी इतनी हिफाजत से रखती है। आज से 3 दिन पहले की बात है, जब प्यास से मेरी आंख खुल गई और मैं किचन में पानी पीने गई तो मैंने देखा कि माँ जी तो किचन में पहले से ही मौजूद थी। मैं हैरत में थी कि रात के वक्त माँ जी किचन में क्या कर रही है। मैं छुपकर देखने लगी। माँ जी के हाथ में खाने की क्रेविंग थी। मैं हैरानी से उनको देख रही थी कि आखिर इतनी रात को खाना किसके लिए लेकर जा रही थी। मैंने किचन में जाकर माँ जी से पूछा, माँ जी आप ही खाना किसके लिए ले जा रही हो? वो मुझे देखकर घबरा गई और बोली, वो मुझे बहुत भूख लग रही थी। यह कहकर वह किचन से बाहर चली गई। लेकिन वो मुझे बहुत परेशान लग रही थी, क्योंकि रात का खाना माँ जी हम सबके साथ पहले ही खा चुकी थी। माँ जी वह खाना लेकर सीधे अपने कमरे में चले गई। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि माजरा क्या है। पता नहीं माँ जी ये सब हरकतें क्यों करती है। मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सुबह टाइम के मुताबिक अपने सारे काम निपटा लिए और माँ जी के कपड़े धो दिए। आज मैंने बहुत हिम्मत करके माँ जी से कहा, माँ जी आप अपने सारे गीले कपड़े अलमारी में क्यों रखती है? आपको कपड़े में बदबू नहीं आती? आपके कपड़े ऐसे ही रहते हैं? तो माँ जी मेरी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी मुझे खुजली होती है, जिसकी वजह से मुझे सूखे कपड़े काटते हैं। इसी वजह से मैं गीले कपड़े पहनकर सोती हूँ, तभी मुझे सुकून मिलता है। यह बीमारी मुझे शादी से पहले से है। उनकी बात पर मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी वह कोई मामूली बात नहीं थी। इन बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने उनकी बात पर सिर्फ सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। माँ जी ने रोज की तरह आज भी अपने धुले हुए गीले कपड़े उठाए और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे उनको देखकर बहुत बेचैनी हो रही थी और मैं भी उनके पीछे जाने लगी थी। इतने में ही मेरे पति ने मुझे आवाज़ लगा दी। मेरे पति मेरे पीछे ही खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी फाइल कमरे में रह गई है, जरा वो मुझे ला दो। मेरे पति का नाम जानू है। वो इस घर के इकलौते पुत्र हैं। उनका व्यवहार भी अपने पिता की तरह ही गर्म था। मुझे इस घर में प्यार, दौलत, इज्जत सब कुछ मिला,
लेकिन बस अभी तक मैंने यहाँ आकर औलाद का सुख नहीं देखा था। जानू मुझसे अपनी फाइल के बारे में पूछने लगे। मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं अभी आपको लाकर देती हूँ। आज तुम्हारी मर्जी के पीछे जाने का पूरा प्लान बना लिया था, लिहाजा मेरा यह प्लान फ्लॉप हो चुका था और मैं जानू की फाइल लेने के लिए कमरे में चली गई। जानू की फाइल मुझे मिल नहीं रही थी। उसको ढूंढने में मुझे कुछ वक्त लगा। कुछ देर बाद जब मैं कमरे से बाहर आई तो माँ जी बाहर आंगन में बैठी हुई थी। उनके पास पड़ोस की औरत आई हुई थी जिनकी बहू गर्भवती थी। माँ जी ने मुझे आते हुए देखा तो अपने पास बुलाया। मैंने उनके पास जाकर उनको नमस्ते किया और उनका आशीर्वाद लिया और चाय बनाने के बहाने से वहाँ से उठकर आ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ जी की नज़रों मेरा पीछा कर रही हूँ। मैंने किचन में खड़े होकर उन दोनों की बातों पर कान लगाए। मुझे किसी डॉक्टर का चेकअप करवाना था। मैं भूल गई थी। मुझे उनकी बातों से अपने अंदर खालीपन सा महसूस होने लगा और मैं उदास हो गई। रात को सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। अचानक मुझे बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी और मैं डरकर उठ गई। मुझे याद आया कि छत पर तो कपड़े सूख रहे हैं, बारिश में गीले हो जाएंगे। मैं जल्द से पैरों में चप्पल डालकर फौरन छत की तरफ भागी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो मेरी आंखों फटी की फटी रह गई। छत के बीचों बीच माँ जी खड़ी हुई थी। वो भी शायद छत पर किसी काम से आई होगी, लेकिन ये क्या, उन्होंने वही सूट पहन रखा था जो मैंने धोकर डाला था। माँ जी मेरे पैरों की आहट सुनकर फौरन ही घबराकर पीछे मुड़ी। वो मुझे देखकर घबरा गई और मुझसे कहने लगी कि वो मैं कपड़े उतारने के लिए आई थी। मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम्हारी मेहनत बेकार न हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे बातें करते वक्त उनकी जबान काफ़ी लड़खड़ा रही है, जैसे वो झूठ बोल रही हो। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और कपड़े उतारने लगी। वो भी मेरे साथ ही नीचे चली आई। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे दिमाग में हुई झरनों का जाल भरा था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन ब दिन माँ जी की अजीब सी हरकतों ने मुझे एक अलग ही रास्ते की राह दिखा रही थी। न जाने क्या राज होगा उनकी सब अजीबोगरीब हरकतों के पीछे। रात को इतनी ठंड में बाहर जाना, मैं अपनी सोच में इस कदर खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि अब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मैं माँ जी के कपड़े धो रही थी तो मुझे उनके कपड़ों से वही चाबी मिली जो हर वक्त वह अपने गले में डाले रखती थी। मैं बहुत खुश हुई। आज तो मुझे माँ जी के राज का पता चल ही जाएगा। किसी भी हालत में मैंने अपने हाथ साफ किए और जल्दी जल्दी माँ जी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैं उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि वो अलमारी में माँ जी खड़ी है और कुछ कर रही थी। मुझे हैरत हुई। माँ जी को जब मेरे कदमों की आवाज़ आई तो उन्होंने झट से अलमारी को बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने देखा कि उनका चेहरा बिल्कुल पीली पड़ चुका था, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। माँ जी मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, क्या करने आई है, कोई काम था क्या? मैंने भी उनसे इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं समझा और कहा कि माँ जी आपकी चाबी मुझे कपड़े धोते हुए मिली है। माँ जी की आंखों तो उस चाबी को देखकर चमक उठी। माँ जी ने फौरन ही मेरे हाथ से वह चाबी खींची और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है। सुबह से इसी चाबी को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मैं कहाँ रखकर इसको भूल गई थी। माँ जी की बात पर मैं भी दिखावे का मुस्कुराकर उसने कमरे से वापस चली आई। मेरा शक माँ जी पर अब दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। माँ जी का सिर्फ एक चाबी के लिए इतना बेचैन हो जाना यह कोई आम बात नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुई कि अब तक कैसे पहुँची, क्योंकि माँ जी तो अपने कमरे में बाहर नहीं निकलती। मुझे तो करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा कि मुझे जानू से बात करनी चाहिए। रात को जब जानू घर आए तो मैंने उनसे कहा, जानू क्यों न इस बार माँ जी और पिताजी को कहीं घूमने भेज दिया जाए। आखिर वो भी इंसान है, वो लोग घर से कभी शहर से बाहर कहीं नहीं जाते। उनका भी मन करता होगा बाहर घूमने का, दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा दोनों का। अगर दोनों बाहर चले जाएंगे, समाज और पिताजी दोनों ही बिजी रहते हैं, थोड़ा बाहर घूमेंगे तो अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। हम लोग उनके लिए कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। मेरी बात सुनकर जानू सोच में पड़ गए और कहने लगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि पिताजी का मिजाज कैसा है। उनको कहीं बाहर घूमने जाना पसंद नहीं है। वो सिर्फ अपने कामों में ही बिजी रहते हैं। इन चीज़ों में मैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात करके देखूंगा। जानू ने अपने पिताजी से बात की, लेकिन उन्होंने तो इस बात पर मना ही कर दिया
और मुझे अपना प्लान फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरी कोशिश बेकार हो गई। कुछ दिनों बाद ही सभी घर वालों को उनके किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना पड़ गया। पिताजी और जानू सुबह सवेरे ही जा चुके थे। मैं अपनी बीमारी का बहाना बनाकर शादी में नहीं गई। मैं घर में अकेली थी। मेरे पास इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। मैंने जल्दी से बाहर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और माँ जी के कमरे में आ गई। माँ जी का कमरा घर के सारे कमरों से बड़ा था। मैं उनके कमरे में चारों तरफ नजरें घुमा रही थी और सोचने लगी कि कैसे सच तक पहुंचा जाए। एक चीज़ को मैंने अच्छे से चेक किया, शायद ही किसी चीज़ में चाबी रख कर गई हो। मैंने पूरा कमरा छान मारा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसी कोई चीज़ जो मेरे हाथ नहीं लगी, जो माँ जी के राज तक मुझे पहुँचा सके। मैं मायूस होती हुई बाहर जाने लगी। तभी अचानक मेरी नज़र माँ जी की अलमारी पर पड़ी। मैंने सोचा क्यों न छुरियाँ किसी सामान से खोला लिया जाए। मैं फौरन किचन की तरफ भागी और वहाँ से छुरी लेकर अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो सका। इतनी मेहनत करने के बाद भी लॉक नहीं खुला। अब मैं इस राज तक कैसे पहुंचूंगी जिसने मेरी दिन रात की नींद उड़ा रखी है। ऐसा क्या करूं जो माँ जी का राज मेरे सामने आ जाए। उनका राज जानना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। मैं माँ जी के कमरे से मायूस होकर वापस आने लगी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। सारी कड़ियाँ किसी बड़ी बात की तरफ इशारा करती नजर आ रही थी। आखिर कोई क्यों गले में चाबी डालकर घूमेगा? आखिर ऐसा भी क्या है जो बहुत कीमती है और माँ जी उसको सबकी नज़रों से बचाना चाहती है? मैं तो सोच सोच कर थक चुकी थी, लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। माँ जी के कमरे में छुप जाओ और सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लो कि वो आखिर करती क्या है, उनकी गीले कपड़े का क्या राज है। मैंने अपने दिल में ठान ली थी कि अब सबके सामने सच लाकर ही रहूंगी। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब माँ जी बहुत ही गुस्से के साथ मेरे कमरे में घुसी चली आई और गुस्से से मुझसे कहने लगी, तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली है, बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर क्या लेने गई थी तुम वहाँ से? किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में गई थी तुम? माँ जी तो गुस्सा में लाल पीली हो रही थी, मुझ पर बहुत बरस रही थी। मैं ध्यान से उनके गुस्से भरे चेहरे को देख रही थी। उनको कैसे पता चला कि मैं उनके कमरे में गई थी? वो भी शायद मेरी सोच पड़ चुकी थी। तभी वो चाकू उन्होंने मेरे हाथ में रख दी और कहने लगी, अपने काली करतूत तुम वहीं छोड़कर आ गई थी। आने दो, आज तुम्हारे पति को बताती हूँ तुम्हारी हरकतें कि कैसे उसकी पत्नी ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। मज़े की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि अगर जानू को पता चल जाता तो न जाने क्या करते। बल्लेबाजी के आगे हाथ जोड़ी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। माँ जी गुस्से में भरे कमरे से बाहर चली गई। मैं रोते रोते ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि माँ जी जानू को कुछ भी ना बताएं, लेकिन शुक्र था कि माँ जी ने जानू को कुछ नहीं बताया था। उस दिन के बाद से ही माँ जी की नज़रें हर वक्त मुझ पर टिकी रहती थी। मैं अब सब कुछ छोड़कर उनका ख्याल रखने लगी थी। इन दिनों बिजनेस के सिलसिलों में पिताजी और मेरे पति को कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी सास अकेले ही रहते थे। मेरी सास मुझे दिन भर काम में बिजी रखती थी। दिनों में इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी कि मुझे किसी राज का पता लगाना है। माँ जी मुझे किसी न किसी काम में उलझाए रखती थी, न जाने उन्हें क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान रहती थी कि आखिर माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं और माँ जी अब 1 महीने एक ही कमरे में सो रहे थे, लेकिन अभी तक माँ जी ने मेरे सामने कोई भी हरकत नहीं की थी जिससे मेरा शक उन पर जाए। यह बात तब की है जब पिताजी और जानू को गए हुए 3 दिन हो गए थे। मैंने माँ जी को किचन से खाने की चीज़ें ले जाते हुए देखा। वो सारा सामान एक थैले में भरी हुई थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि माँ जी सारा सामान कहाँ लेकर जा रही है और किसके लिए। अभी मेरी शक दूर नहीं हुई थी कि माँ जी मुझे वापस आती हुई दिखाई दी। मैं जल्दी से उनके कमरे में आने से पहले ही बेड पर जाकर लेट गई। माँ जी एक कमरे में वो थैला बेड के नीचे रख दिया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं सोच में पड़ गई कि ये सब क्या हो रहा है। माँ जी का बेड के नीचे थैला रखने का क्या मतलब है? मेरी तो सांस ही रुकने लगी थी। माँ जी की उल्टी सीधी हरकती से अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। ये सब कुछ जो भी हो रहा था वो कोई आम बातें नहीं थी जिनको नज़रअंदाज किया जा सके।
मैंने सोने की बहुत कोशिश की और इंतज़ार करने लगी आगे क्या होने वाला है कि माँ जी आगे क्या करेगी। माँ जी अब अपने बैग पर बेखबर सो चुकी थी। मुझे तो कोशिश करने पर भी नींद नहीं आ रही थी। माँ जी ने तो मुझे मजबूर ही कर दिया था अपनी हरकतों से कि मैं अब उनकी हकीकत तक हूँ। मैंने सारी रात जागते हुए मुझे गुजारी और सोचती रही कि सबसे निकलने का हल क्या है। अगले ही दिन माँ जी की कुछ सहेलियाँ घर पर आई थी। माँ जी ने मुझे खाना बनाने को पहले ही बोल दिया था। मैंने खाना तैयार करके माँ जी को बता दिया। तब तक उनकी सहेलियाँ भी आ चुकी थी। वो सब कुछ अच्छी और अमीर घराने से लग रही थी। माँ जी ने उसे मिलवाया। सभी बहुत अच्छी थी सिवाय एक के जो बराबर ही मुझे देखे जा रही थी और बहुत चालाक औरत लग रही थी। वो शायद माँ जी के सबसे करीब थी। फिर सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ जी ने मुझे उनके कमरे से पानी लाने को कहा। खाना खाने के बाद हम सब लोग पान खाएंगे। जाकर मेरे कमरे से पानदान लेकर आओ। माँ जी के कमरे में आई और पानदान बाहर लेकर जाने लगी। अचानक ही मेरा पैर मुड़ गया और पानदान मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अभी मैं दर्द से संभल नहीं पाई थी कि मेरी नज़र सामने पड़ी उस चीज़ पर पड़ी। वो चाबी थी जो मुझे माँ जी के राज तक पहुँचा सकती थी। मैंने जल्दी से उस चाबी को उठा लिया और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। सारा पानदान समेटकर मैं बाहर चली आई जहाँ माँ जी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने पानदान माँ जी के हवाले कर दिया और खुद सर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में आ गई। मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि आज रात माँ जी के सोने के बाद मैं इस राज तक पहुँच जाऊँगी जिस राज हम सबने इतने सालों से छुपा रही है। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो यह करने पर बेबस करती है। मैं अपने ख्यालों में गुम हो गई थी जब माँ जी की आवाज़ सुनाई दी। माँ जी मुझे चाय बनाने के लिए आवाज़ दे रही थी। मैंने गहरी सांस भरी और किचन में आकर चाय बनाने लग गई। जैसे ही मैंने चूल्हे पर चाय पकाने रखी अचानक से मेरा दिमाग घूमने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। माँ जी किचन से कुछ लेने आई थी। मुझे देखकर वो मेरी तरफ बढ़ी और मुझे गिरने से बचा लिया। माँ जी ने मुझे जल्दी से बेड पर ले जाकर लेटाया और डॉक्टर को बुलाया। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी उसको सुनकर मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। दिल में जैसे खुशियाँ की नई लहर जाग उठी थी। मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया जिसने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख सुख में बदल दिया। माँ जी तो मेरी नज़र उतारने में लग गई। माँ जी ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। आखिर वो भी तो दादी बनने जा रही थी। मैं माँ बनने वाली थी। अगले ही दिन माँ जी मेरे पास आई एक गीली कमीज लेकर जो कि बहुत ही गीली हो रही थी। उसे देखते ही मुझे अजीब महसूस हो रहा था। माँ जी ने मुझे वह कमीज पहनने को कहा। माँ जी की बात पर मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने उनसे कहा, आप मुझे कमीज क्यों पहना रही हो, वो भी इस कदर गंदी और गीली। मैंने तो कमीज को पहनने से इनकार कर दिया कि मैं इसको नहीं पहनूंगी। तो माँ जी बोली, जब मैं गर्भवती थी तब मैंने भी यही पहनी थी क्योंकि तुम्हारे ससुर को बेटा चाहिए था और यही इस घर की रीत है। चाहे कुछ भी हो जाए पहली औलाद लड़का ही होगा और तुम्हारे ससुर ने पहले ही सख्ती से कहा है कि उनको पहला वारिस अपने खानदान का नाम चलाने वाला ही चाहिए, वरना अपने घर बैठने को तैयार रहना। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। माँ जी की बात सुनकर तो मुझे धक्का सा लग गया। पिताजी आखिर इतनी कड़वी बातें कैसे कर सकते हैं। वारिस पर इस कदर घमंड में रोने लगी तो माँ जी ने मुझे चुप कराया और कहा, ये कमीज पहन लो और वहाँ से चली गई। मैं अजीब नज़रों से अपने पास पड़ी हुई और फटी पुरानी कमीज को देख रही थी जो काफ़ी बुरी हालत में थी। मैंने सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर मैं इस कमीज को नहीं पहनूंगी। माँ जी के कमरे के बजाय आज अपने कमरे में थी। जब मुझे कुछ खटकने की आवाज़ आई मैं डर गई। मेरी और माँ जी के अलावा कौन हो सकता है इस वक्त। मैं हिम्मत करके उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। आज फिर वैसे ही रोज़ की तरह माँ जी अपने कमरे की तरफ खाना लेकर जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भी छोटे छोटे कदम उठाती हुई धीरे धीरे उनके पीछे चली आई। माँ जी अपने कमरे में आई और खाना टेबल पर रख दिया। मैं छुप गई थी। माँ जी कमरे में चारों तरफ इधर उधर देखने लगी और बेड के नीचे रखे संदूक को निकाला और उसे खोलने लगी। जैसे ही माँ जी वह संदूक खोला तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। उस संदूक में मौजूद चीज़ों को देखकर मैं हैरत में हो गई। पूरे संदूक में तरह तरह के खिलौने और कपड़े थे। माँ जी ने उसमें से खिलौना निकाला और संदूक को वापस ताला लगा दिया। मैं बड़ी हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। उसके बाद
माँ जी चलती हुई आई अलमारी के पास और अलमारी को खोला। जैसे ही माँ जी अलमारी के दरवाजे को खोला, मेरी तो रूह कांप गई थी। माँ जी ने अलमारी के दरवाजे को साइड पर खिसकाया, जहाँ एक खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा था। माँ जी उस रास्ते से चली गई। मैंने भी डरते डरते उनकी तरफ कदम बढ़ाए और चुपके चुपके उनका पीछा करने लगी। मेरा शरीर तो तरह से कांप रहा था। मेरा हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। माँ जी उस रास्ते से गुजर कर एक छोटे से कमरे की तरफ चली आई। मैं दीवार के पीछे खड़े होकर छुप कर उनको देखने लगी। अब जो मैं देख रही थी उसको देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मैं मूर्ख बनकर ये सब कुछ देख रही थी। जहाँ पर माँ जी 15 साल की बच्ची को खाना खिला रही थी, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वो बच्ची बहुत ही अजीब सी लग रही थी। मैं इससे पहले गिर पड़ती। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। माँ जी मेरी आहट सुनकर फौरन ही पीछे मुड़ी। वो मुझे देखने लगी और मुझे देखते ही उनका रंग फीका पड़ गया था, जैसे उनके होश ही उड़ गए हो। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या कहे। वो मुझे देखकर बहुत घबरा गई, लेकिन वो सब जरूर समझ गई थी कि मैंने उनकी हकीकत का पता लगा लिया है। अब मैं सब कुछ जान चुकी थी। माँ जी ने खुद को संभाला और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे माँ जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह सब वो क्या खेल रच रही थी। मैंने छूटते ही उनसे यह सवाल किया, कौन है यह बच्ची और इस तरह अपने इसे यहाँ पर छुपा कर क्यों रखा है। माँ जी चुप खड़ी थी हुई थी। मैंने उनसे दोबारा सवाल किया, बोलिए माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी है? यह बच्ची कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? अब आप मुझे सब कुछ बता दीजिए, वरना मैं आपकी सारी सच्चाई पिताजी को फ़ोन करके बता दूंगी और उनको यहाँ पर अभी भी इसी वक्त बुला लूँगी। मेरी बात सुनकर माँ जी रोने लगी। आखिर मेरी धमकी उन पर काम आ गई थी और माँ जी ने मुझे सारी कहानी सुनाई। कहने लगी, जब मेरी शादी हुई थी हम बहुत गरीब थे और तुम्हारे ससुर जी वो तो बहुत ही गर्म मिजाज के हैं। जानू के पिताजी के व्यवहार को तो तुम जानती ही हो। वह हमेशा से ही अपनी मर्जी के मालिक रहे हैं। वह मुझ पर बहुत जुल्म किया करते थे। शादी के बाद से उन्होंने मुझे कभी कोई सुख नहीं दिया। शादी के दूसरे महीने उन्होंने और उनके घर वालों ने बच्चों की रट लगा ली थी। उन्हें लड़की के नाम से नफरत थी। उनका तो यही कहना था कि बस हमें लड़का ही चाहिए जो इस घर का वारिस बन सके। जानू के पिताजी मुझे दिन रात बांझ होने के ताने दिया करते थे। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। इन सब बातों की वजह से मैंने डॉक्टर के भी काफ़ी इलाज किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर मेरी सास मुझे पंडित के पास ले गए। उन्होंने मुझे उस मंदिर पर 15 दिन लगातार आने को कहा कि यहाँ गरीबों को खाना दान क्या करो। मैं रोज़ वहाँ जाती थी। एक दिन मैं वहाँ से वापस आ रही थी, तभी मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने चारों तरफ देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही मेरी नज़र सड़क के किनारे पड़ी हुई बच्ची पर पड़ी, मैंने इस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। ये बच्चे एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई वहाँ पर पड़ी हुई थी। इसको देखकर तो मेरा दिल कांप उठा था। फिर कौन ऐसा बदनसीब था जो इस बच्चे को इस तरह से यहाँ छोड़कर चला गया था। मैंने इस बच्ची को लिया और घर पर आ गई। शायद ईश्वर की तरफ से ये बच्चे मेरे लिए तोहफा था। मेरी प्रार्थना का मैंने इसे सबसे छुपा कर रखा। ये बच्चे चमत्कार करती है। मेरी जिस चीज़ को छूती है उसी चीज़ में इजाफा हो जाता है। यह मेरी आजमाई हुई बात है। जब जब यह बच्ची मेरे गीले कपड़े को छूती है तो मेरे घर के दौलत बढ़ जाती है। इस लड़की का दिमागी संतुलन खराब है। मैं इसे छुपा कर रखती थी। अगर मैं कभी जानू के पिताजी के सामने बेटी का जिक्र भी किया कर देती थी तो उससे कहते थे कि बेटियां तो सिर्फ नाक कटवाने के लिए होती है। मुझे नहीं चाहिए बेटी। अगर तुम्हें लड़की हुई तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मार दूंगा। मुझे तो सिर्फ लड़का ही चाहिए जो मेरी तरह हो, एक मर्द जो मजबूत और ताकतवर भी हो। मुझे उनकी सोच पर बेहद अफसोस होता था, लेकिन बेबस कर ही क्या सकती थी। लेकिन जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती चली गई, मेरे दिन बदलने लगे। कारोबार में इजाफा होने लगा। मैंने कहीं से सुना था कि जो बच्चा ऐसे होते हैं उनकी हर प्रार्थना को सुना जाता है। मैंने इस बच्ची से अपनी औलाद के लिए प्रार्थना करवाई, पर दिल में बहुत अजीब सा डर था कि कहीं बच्चे किसी के सामने न आ जाए। बस इसलिए इसको सबसे छुपा कर रखी थी। जो कमीज मैंने तुमको दी थी वो इसी ने मुझे जानू की पैदाइश के वक्त भी दी थी। तभी मेरा जानू हुआ था।
यह बच्ची तुम्हारी पति से बड़ी है। इसकी सेहत और दिमाग की वजह से इतनी छोटी लगती है। जानू हुआ था तभी बच्ची 6 साल की थी, तभी से ही इसके हाथ में चमत्कार है। तुम्हारे पति मेरी शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था, इसलिए सब मुझे बांझ समझते थे, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं हुई। मैंने इस बच्ची को अपनी औलाद की तरह पाला है और सबसे छुपाकर इसकी परवरिश की। यह बच्ची बोल नहीं सकती, लेकिन सिर्फ सुन सकती है और इसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला ही है। मैंने ये सब बातों तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम किसी को बता न दो। अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो तुम्हारे ससुर बहुत नाराज होंगे। यही वजह थी और मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, इसलिए मैं तुम्हें वो कमीज दे रही थी। माँ जी की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ पिताजी की सोच पर। क्या हम लड़कियां इतनी बुरी होती है जो लोग हमारे पैदा होने से डरते हैं? लड़का पैदा करना औरत की जिंदगी का मकसद बना दिया है। उस औरत को जिंदगी भर ताने दिए जाते हैं अगर वो लड़का पैदा न करे तो। मैंने माँ जी से माफ़ी मांगने लगी कि मैं उनको कितना गलत समझ रही थी। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अचानक से मेरा फ़ोन बजा खबर सुनने को। फैमिली के मेरे पति जानू का एक्सीडेंट हो गया है और इस हादसे में उनकी दोनों टांगें खराब हो चुकी है। यह सब सुनकर तो मेरे कानों में बिजली से कला को। माँ जी यह सब सुनकर बेहोश हो गई। मेरी हालत भी बहुत बुरी हो गई थी। मेरे ससुर बहुत बुरी तरह से बिखर गए थे। उनका सारा गुरूर और बेटों का घमंड, आज सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। उनके घमंड की सज़ा मिल चुकी थी। मैं अपने नसीब पर सब्र कर गई, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है बेहतर ही करता है। मैं तो हर हाल में खुश थी, लेकिन मेरे पति की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। सवा ने आज माँ जी को तो चारपाई से ही लगा दिया था। वो बहुत बुरी तरह से बीमार रहने लगी थी और उस बच्ची को भी मैंने कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने साथ रखने लगी। उस लड़की से मुझे एक अलग सी मोहब्बत हो गई थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। अपने घर को बिखरा हुआ देखकर मैं सोचती थी कि जब लोग मरते हैं तो गुरूर किधर जाता है। बेटियों से थे नफरत का प्रचार करने वाले सारी जिंदगी बेटों का रोग पाल लेते हैं। बेटियों के लिए ऐसे मत इस्तेमाल कीजिए जो बाद में आपके लिए ही जिंदगी भर की सज़ा बन जाए। जो लोग बेटियों को बुरा समझते हैं वो लोग ये नहीं देखते कि बेटी ही है जो आपको इस दुनिया में लेकर आई और माँ बनकर उसने आपको पाला, बेटी बनकर आपका सहारा बनी और बहू बनकर आपका परिवार बढ़ाया। हमारे देश की बेटियां बेटों से कम नहीं है। जो लोग बेटों पर घमंड करते हैं और बेटियों को जान से मारने के बारे में सोचते हैं, उनका घमंड खाक में मिल जाता है, क्योंकि घमंड एक ऐसा नाग है जो सबसे पहले करने वाले को ही डसता है। आप लोगों से गुजारिश है कि बेटियों को कभी भी बेटों से कम नहीं समझे। बेटियां तो बहुत ही अनमोल होती है।